Hello guys, how are you all? And I welcome you to my study mode channel. So without wasting any time, I am going to explain you the whole lesson of ratio and proportion in just 40 minutes. So ratio and proportion का जो lesson है वैसे तो ये काफ़ी बड़ा lesson है, लेकिन मैं मतलब मीडियम है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये पूरा लेसन मैं बिल्कुल आज ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ, जो कि क्लास 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है. सो रेशो एंड प्रपोर्शन होता क्या है? सो रेशो क्या है और प्रपोर्शन क्या है? सो सबसे पहले अगर हम किचन में एंटर करें, सो रेशो एंड प्रपोर्शन के लिए हमें किचन में जाना होगा. तो किचन क्या मतलब किचन में मैंने क्यों बोला? सो एक एग्जांपल के हिसाब से मैं बताने वाली हूँ कि सपोज़ आप किचन में गए और वहाँ पे सपोज़ आपकी मम्मी या फिर चेफ कुक है, जो कोई भी है, तो सपोज़ कोई चाय बना रहा है. सो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे सपोज़ ही और शी इज़ मेकिंग अ टी. सो उस अगर हमें सीधी सादी से चाय भी बनानी हो, सिर्फ चाय भी बनानी हो, तो हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स सामग्री लगती है, मतलब जो भी पत्ती है, दूध है या फिर शक्कर है, तो वो हमें कितने पर्सन हैं उनके हिसाब से हमें उतना ही रेशो लेना पड़ता है. और फिर सारी चीज़ें जो है वो प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए ताकि वो चाय बराबर बने. अगर शक्कर ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा मीठी हो जाएगी, अगर कम हो गई तो फीकी हो जाएगी. मतलब काफ़ी सारे जो है उसमें भी रेशो और प्रोपोर्शन, मतलब इतना रेशो हमें लेना पड़ता है, इतनी 3 बाउल्स या फिर 3 टीस्पून, ऐसा हमें सब इसमें लेना पड़ता है. यानी मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन किचन से लेकर मैथमेटिक्स के लैब तक हमेशा 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 के लिए आपको ध्यान में रखना है, और इतना ही वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है वो मैं बता रही थी सिर्फ. ओके. सो रेशो हमने काफ़ी बार देखा है, तो यहाँ पे आपको एक रेशो का साइन दिख रहा है. ठीक है. सो ये जो रेशो का साइन है, सो दिस रेशो साइन, दिस इज़ अ रेशो साइन. ठीक है. जो दो डॉट्स है जो कि यहाँ पे है, सो दीज आर रेशो साइन, एंड हम उसे इज टू ऐसा पढ़ते हैं. मतलब कहीं भी आया तो इज टू पढ़ लेना है आपको. तो जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, बॉयज़ इज टू गर्ल्स, वो साइन आया है, रेशो का साइन आया, मतलब इज टू. सो बॉयज इज टू गर्ल्स एंड इट्स इक्वल्स टू 1000 इज टू 800, सॉरी. सो देखो इक्वल्स टू है. सो इक्वल्स टू क्या है? मतलब प्रोपोर्शनली इक्वल है. ठीक है. प्रोपोर्शनली क्या है? इक्वल है. सो दैट्स वाई बॉयज इज टू गर्ल्स प्रोपोर्शनली 1000 इज टू 800. ठीक है. ये आएगा आपका प्रोपोर्शन. सो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थे रेशो और प्रोपोर्शन के. आई थिंक वी शुड टेक ए वर्ड प्रॉब्लम एज एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सो एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे बुक में है जो कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, बट नाउ मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. कोई भी यूट्यूबर एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन मैं करने वाली हूँ अभी. सो लेट्स गो ऑन दैट. ओके. सो दिस इज दैट वन. सो सी, फर्स्टली just okay, so here the word problem is given. So the word problem is here that the rava laddu prepared by Vimal are tasty, for which she takes 1 bowl of ghee, 3 bowls of rava and 2 bowls of sugar. Here proportion of rava and sugar is 3:2, means rava upon sugar equals to 3/2. So then question is that if 12 units of rava is used, how many units of sugar are required? So guys, ये जो एग्जाम्पल है इसमें उनका कहना ये है, यानी क्वेश्चन ये है कि विमल नाम की कुक है या फिर एक है लड़की, जो भी है, लड़का लड़की जो भी है. सो वो कुछ रवा लड्डू वो बना रही है, और उस रवा लड्डू के लिए उससे 1 बाउल ऑफ घी. ठीक है. कितना लग रहा है? 1 बाउल ऑफ घी. सो मैं अभी बता रही हूँ, 1 बाउल ऑफ घी उसको लग रहा है. सो घी अगर हम यहाँ पे लिख दें, सो जस्ट अ मिनट, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि जो हमारा मतलब मैं पूरा लिख सकूँ. मैं वहाँ पे पूरा लिखती हूँ कि घी को कितना लग रहा है. घी को 1 बाउल लग रहा है, ये हमें पता है. उसके साथ ही साथ जो रवा है उसे 3 बाउल लग रहा है, और जो शुगर है उसे 2 बाउल लग रहा है. ठीक है. सो इस तरह से हमें वो यहाँ पे लिख देना है. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसे. सो घी को लग रहा है घी. ओके. घी इज़ 1 बाउल. देन रवा इज़ 3 बाउल्स, एंड देन sugar is 2 बाउल्स. ओके. सो यहाँ पे
घी के लिए 1 बाउल लग रहा है, और रवा के लिए 3 बाउल्स और शुगर के लिए 2 बाउल्स, ठीक है। सो इतना उसे लग रहा है सिर्फ एक रवा लड्डू बनाने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक रवा लड्डू बनाने के लिए। सो यहाँ पे जो प्रपोर्शन है रवा का और शुगर का उन्होंने दिया हुआ है। सो क्या है, 3:2 है। देखो ये रवा का है R और ये शुगर का है 3:2, यानी। और एक बात समझ लो कि रेशो जहाँ पे आया मतलब वहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में आपको वो लिख सकते हो आप, जो भी रेशो है। सो 3/2 आ जाएगा वो। सो दैट्स वाई उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, जो कि मेन क्वेश्चन है हमारा। सो मेन क्वेश्चन ये है जो कि उन्होंने पूछा है कि अगर सी हियर, सो द क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड इज वेरी इजी दैट कि अगर जो रवा है उसके लिए अगर 12 यूनिट्स लग रहे हैं, कितनी यूनिट्स लग रहे हैं आपको, 12 यूनिट्स लग रहे हैं, तो शुगर के लिए कितनी यूनिट्स आपको लगेंगे। सो अगर सिंपल सी बात है, एक चीज़ मैं बता दी हूँ, देखो 3/2 जो है वो रेशो है हमारे पास, ठीक है, और यूनिट्स के लिए सेम प्रोपोर्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन ले लिया है, देखो। सो मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करती हूँ फटाक से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो देखो 3 है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे 3 है अपॉन 2 है, ठीक है। सो 3/2 है, 3 = 12 है, ठीक है, अपॉन यक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शुगर के लिए कितना लगने वाला है। सो हम अभी x लेते हैं, उस वैल्यू को, लेट इट बी अ x। सो हमें इसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × x हो जाएगा, ठीक है, 3x, और 12 × 2 24 हो जाएगा। सो अगर हम ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 24 अपॉन 3। सो 24/3 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। मतलब 8 हमारा हुआ x, 8 क्या हुआ x, यानी x मतलब क्या था, शुगर का यूनिट था। सो दैट्स वाई शुगर यूनिट इज रिक्वायर्ड, इज 8 यूनिट्स ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड। इतना ही हमारा आंसर आएगा। सो इस तरह से आपको निकालना है। मतलब जो ज्योमेट्री है जो कि आप सीख रहे हो, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि एक ज्योमेट्री का चैप्टर है, सो उसमें भी अलजेब्रा आपको यूज़ करना ही है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि हमें आगे पढ़ना भी है। इस लेसन में नहीं, आगे एक लेसन है जो कि फार द वे है, लेकिन हमें पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं यहाँ पे है डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो लेट्स गो ऑन। सो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है। सो डायरेक्ट प्रपोर्शन की क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन, सो डेफिनेशन जो होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, बुक में बिल्कुल भी नहीं है डेफिनेशन। मैं सबसे पहली बात बता देती हूँ कि 2 प्रपोर्शन है इसमें, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन, दोनों के डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली फॉर यू, सो मैंने खुद फॉर्म किया एंड दैट्स वेरी प्रॉपरली डन, ओके। सो सी, when 2 quantities are depend on each other are said to be in direct proportion। मतलब अगर कोई 2 क्वांटिटीज दिए है, रेशो में तो 2 ही क्वांटिटीज होंगी, इतना तो पता है। तो जब अगर वो 2 क्वांटिटीज़ है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और अगर वो डिपेंड करते हैं मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो हाउ इट पॉसिबल, सो इट्स पॉसिबल लाइक दिस कि एग्जाम्पल मैंने एक दिया है, एग्जाम्पल ऐसा है कि 10 किलोमीटर, और यहाँ पे लिखा है मैंने 1 लीटर पेट्रोल। सो इट मीन्स कि अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे कवर करना है, 10 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस मुझे कवर करना है, तो उसके लिए सिर्फ 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए मुझे 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है। सो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए मुझे 10 लीटर पेट्रोल लगेगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे इंटू 10 किया है, 10 × 10, यहाँ पे 1 × 10 हुआ, मतलब सेम द वे वो इंक्रीज हो रहा है, इन द सेम वे, ओके। सो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन बिल्कुल उल्टा है, इससे बिल्कुल उल्टा है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन कुछ इस तरह का है कि व्हेन वी इंक्रीज द फर्स्ट वैल्यू द रिजल्टिंग वैल्यू डिक्रीजेज, इट इज सेड टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब अगर हम एक वैल्यू उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो दूसरी वैल्यू है, रिजल्टिंग वैल्यू है, वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज होती है। सो ऐसा कैसे होगा, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है जो कि है 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, 100 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करना है, तो हमें 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम वो स्पीड बढ़ा के 100 किलोमीटर आवर कर देंगे और सेम द डिस्टेंस, तो हमें 1 आवर लगता है। सो क्या हो रहा है, स्पीड हमने इंक्रीज़ की 50 से 100 की, लेकिन टाइम जो हुआ वो डिक्रीज़ हुआ, 2 आवर से 1 आवर हुआ। सो इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। मतलब जो वैल्यू है, अगर एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो रिजल्टिंग वैल्यू बढ़ नहीं रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से ये होता है। और अगर आप डिक्रीज़ करोगे स्पीड, तो वो जो टाइम है वो और बढ़ जाएगा, मतलब इनवर्स है,
इधर इंक्रीज तो उधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज तो उधर इंक्रीज, इस तरह से है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो में 5 प्रॉपर्टीज़ है, मैंने स्मॉल वे में उसे लिखा है, तो मैं अभी बताती हूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या। सो एग्जैक्टली अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो को देखें, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो कुछ इस तरह का है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो रेशो है, सो सी यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है A/B=A/B, जो कि मैंने बताया था कि डिवीजन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A जो है वो प्रेडिसेसर है, B जो है सक्सेसर है। क्यों? क्योंकि अगर जो भी हम रेशो के फॉर्म में ले रहे हैं, जो कि डिवीजन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, सो जो न्यूमरेटर होगा वहाँ पे वो प्रेडिसेसर होगा, मतलब रेशो के फॉर्म में हम उसे प्रेडिसेसर कहेंगे और डिनोमिनेटर को सक्सेसर कहेंगे, ठीक है, इतनी सी बात। फिर सेकेंड जो है वो है 80/100 = %, मतलब 80% होगा। तो एक ही बात याद रखनी है, अगर कोई भी डिवीजन के फॉर्म में रेशियो अगर आप लिख रहे हो और वहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 100 आता है, सो 100 यानी सेंट, तो 80% इट्स 80%, नथिंग इट्स इन दिस, मतलब वो परसेंटेज हो जाएगा उतना भी, ठीक है। फिर थर्ड जो है वो है 3/4 × 2/2 = C/8 एंड दीज आर इक्वल रेशियोज। सो सी एक फॉर्म है डिवीजन का 3/4 रेशियो है, लेकिन मैंने डिवीजन के फॉर्म में लिखा है 3/4 है वो। मैं उन्हें उन न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसके जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो 6/8 आ रही है। सो अगर मैं 6/8 को अगर रिड्यूस कर रही हूँ या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रही हूँ तो 3/4 आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो इक्विवेलेंट रहेंगे, इक्वल वैल्यूज़ रहेंगी उनकी। सो इसलिए उन्हें इक्वल रेशियोज़ कहते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है नो यूनिट्स आर टेकन इन रेशियोज़, मतलब देखो अगर जैसे हमने रवा लड्डू का देखा था, सो एक बाउल ये एक बाउल हो, अगर मैं उसे केजी या ग्राम में लूँ तो अगर 20 किलो चावल है सपोज, मतलब 20 किलो राइस 10 किलो व्हीट, सो आप ऐसे रेशो में लिखेंगे नहीं कि 20 kg/10 g, ऐसा नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना। आपको उसमें यूनिट्स नहीं लेने हैं, और अगर आप और जब आप यूनिट्स नहीं लेते हैं तो हमें समझेगा कैसे कि वो सेम है या नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी यूनिट्स आप ले रहे हो वो सेम यूनिट में होने चाहिए। ये 5th प्रॉपर्टी है हमारी, मतलब मैंने जैसे अभी लिया था, क्या लिया था मैंने, 20 किलो व्हीट 20 किलो राइस, 20 किलो राइस 10 ग्राम व्हीट 10 ग्राम व्हीट। तो यहाँ पे ये ग्राम में है, ये किलो में है, मतलब सेम यूनिट नहीं है। सो पहले आप उसे सेम यूनिट में करो, फिर उसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखना है, मतलब सेम यूनिट करने के बाद कितना आ सकता है उसमें। अगर 20 किलो को ग्राम में अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलो को अगर ग्राम में करेंगे तो 20,000 ग्राम आ जाएगा। सो 20,000 = 10, इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, = 10, मतलब फिर यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमें करना होता है। सो ये होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो। सो ये आपको बात समझनी है कि वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो होते हैं। सो गाइज अभी जो वीडियो है हमारा, ये जो वीडियो मैं अभी ले रही हूँ वो 13 मिनट का हो चुका है। अभी सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें मैं सब कुछ लेने वाली हूँ, और इसमें कुछ भी कॉपीराइट नहीं किया है मैंने। अगर मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि मैं यूट्यूब का दूसरा वीडियो देख रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे लगा रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी है पूरा जो बुक है वो स्टडी किया हुआ है और फिर सब कुछ लिखा हुआ है। सो इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। देखो जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, वो मैं पूरा लिखती हूँ इसमें। सो वो मेरे पास लिखा हुआ है और उसी के फ़ोटोज़ मैंने इसमें डाले हैं। सो इसमें कभी भी प्लीज़ कॉपीराइट क्लेम मुझे मत करना, ठीक है, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़। तो वो देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़ होते क्या है। सो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़ जो है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे दिया हुआ है, सो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़, ओके, सो लेट्स गो ऑन। सो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होता है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़। सो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़ मतलब कोई भी दो रेशियो और उनको कंपैरिजन करना होगा। आइदर वन इज़ बिगर, आइदर वन इज़ स्मॉलर, आइदर बोथ आर इक्वल, ठीक है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। सो कैसे करेंगे, मैंने पहला एग्जांपल दिया है 4/9 और उसी के साथ कंपैरिजन करना है 7/8। तो किस तरह से हमें करना है, सो क्या करना होता है 4/9 और 7/8। तो बीच में आप सबसे पहले जैसे मैंने वहाँ पे एक बॉक्स बनाया है वैसे आपको बॉक्स बना लेना है। फिर उसके बाद में 4 × 8 किया, 7 × 9 किया,
मतलब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 × 8 इक्वल्स टू 32, 7 × 9 इक्वल्स टू 63। कौन सा बड़ा है, 32 या 63? 63 बड़ा है। सो ऑब्वियसली 7/8 जो होगा, 7/8 वही 4/9 से बड़ा होगा। ठीक है। फिर जो सेकेंड एग्जाम्पल है जो कि रूट के फॉर्म में है, जैसे √13/√8, √7/√5। सो बॉक्स बना लो। फिर सेम द वे आपको उसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने क्या किया, √13 × √5, √8 × √7। तो दोनों अगर रूट है तो मैं उन्हें एक रूट में ले सकती हूँ। सो √13 × 5, √8 × 7। सो 13 × 5 इक्वल्स टू 65 यानी √65, 8 × 7 यानी 56 यानी √56। तो कौन सा बड़ा, √65 बड़ा। यानी दैट्स वेरी इजी कि √13/√8 इज बिगर देन √7/√5। ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है। और एक एग्जांपल मैं ले ही लेती हूँ। सो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, सी हियर। सो एग्जांपल ऐसा है कि इफ़ a is to b equals to 2:1, a is to b equals to 2:1 and b is to c equals to 4:1, then find the value of a⁴ b square c square and bracket close power 3। सो इस तरह का जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। सो हमें एक बात पता है, a/b करेंगे तो 2/1 आएगा। सो दैट्स वाई अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इक्वल्स टू 2b निकल आएगा, 2b। ठीक है। और b c इक्वल्स टू 4/1। सो दैट्स वाई अगर हम उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इक्वल्स टू 4c निकल आएगा। सो जब हम उसे सॉल्व करते हैं इस हिसाब से, सो a इक्वल्स टू 2 × 4c यानी 8c। और फिर 8c जो भी वैल्यूज़ हमें मिली है, a की, b की और c की जो भी वैल्यूज़ हमें मिली है वो वहाँ पे आपको मर्ज कर देनी है और आपका आंसर क्या आ रहा है, 512 आ रहा है, राइट। सो इस तरह से आपको करना है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशोज़। सो ये पर्टिकुलरली होते क्या है। ठीक है। सो ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशोज़ जो है, तो हमने प्रॉपर्टी में पहले देखा कि इक्वल रेशोज़ होते क्या है। ठीक है। सो अभी 5 ऑपरेशंस इसमें दिए हुए हैं जो कि काफ़ी बड़ी स्पेस इसमें बुक में ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे हैं। ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशोज़ में 5 है। सबसे पहला है इन्वर्टेंडो। सो इन्वर्टेंडो होता क्या है, सो उसके नाम से ही पता चलता है कि होता क्या है। सो इन्वर्टेंडो यानी इन्वर्ट, a/b इक्वल्स टू c/d। मतलब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी ना, आई थिंक सो फर्स्ट या सेकेंड लेसन में हमने देखा था। सो छोटा सा पार्ट था उसका। सो सेम वे यहाँ पे a/b इक्वल्स टू c/d, देन b/a इक्वल्स टू d/c। ये होता है इन्वर्टेंडो। मतलब क्या हो रहा है कि a जो b डिवीजन की फॉर्म में उनकी रेसिप्रोकल हो रहा है, राइट। अभी अल्टरनेटो में क्या होता है, अल्टरनेटो में क्या होता है कि a/b इक्वल्स टू c/d, देन a/c इक्वल्स टू b/d। मतलब जो प्रोपोर्शनली था हमारा, मतलब a का प्रोपोर्शनल c था ना, तो वो उसमें डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से होता है। तीसरा है कॉम्पोनेंडो। सो कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, a/b इक्वल्स टू c/d, देन a+b/b इक्वल्स टू c+d/d। मतलब जो भी डिनोमिनेटर है वो ऊपर एडिशन में आएगा और डिनोमिनेटर नीचे भी रहेगा और एडिशन में भी आएगा। इस तरह से होता है कॉम्पोनेंडो। अभी डिविडेंडो का क्या है, डिविडेंडो तो वैसे भी पता चल रहा है। डिवीजन में क्या करते हैं हम, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं मेनली। सो a/b इक्वल्स टू c/d, देन जैसे हमने कॉम्पोनेंडो में एडिशन किया है तो डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और फिफ्थ है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। सो कॉम्पोनेंडो भी है, डिविडेंडो भी है। तो कैसा होगा, a/b इक्वल्स टू c/d, देन a+b/a-b इक्वल्स टू c/d माइनस c/d। सो इस तरह से होने वाला है आपका। और जो भी a/b है या फिर c/d है, सो a/b जो दो वैल्यूज़ उस रेशो में है वो अनइक्वल होंगी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में। इतना समझ में आया, अनइक्वल। वैसे तो ये इक्वल रेशोज़ के ऑपरेशन है, लेकिन जो फिफ्थ है हमारा उसमें वो अनइक्वल होंगे। ठीक है। इस तरह से होता है। काफ़ी छोटा पार्ट है,
और लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि इन्वर्टेंडो है, अल्टरनेटो, ये जो सारे ऑपरेशंस है उन्होंने उसको सॉल्व करके बताया कि कैसे होगा ए अपॉन बी, ये सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, अगर कुछ आता है तो अगर आपको ये पता है तो आप बस आपको उसको सॉल्व करना है इसके हिसाब से, जो भी ऑपरेशन आपको दिया है कि यूजिंग इन्वर्टेंडो दिया है, सो इस तरह से आपको सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। इसलिए आप ये याद रखो, और सबसे मेनली आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि अगर आप बुक में से ढूंढोगे कौन सा क्या है ऐसा लिखते जाओगे, बहुत टाइम पास होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जो कि है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज होता क्या है? सो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज एक ऐसी चीज़ है कि ये प्रॉपर्टी है, एक हम कह सकते हैं रेशियोज की। सो इफ़ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी विच इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। सो क्या है, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, मतलब दोनों प्रोपोर्शन में है। सो वहाँ पे क्या होगा, ए अपॉन बी जो है, तो उसमें जो प्रोपोर्शनल दो वैल्यू है, जैसे कि ए की प्रोपोर्शनल सी है, बी की प्रोपोर्शनल डी है, सो वो वहाँ पे एडिशन होंगे, ए प्लस सी होगा, नीचे बी प्लस डी होगा, और अगर हम उसके एडिशन करते हैं तो वो सी अपॉन डी के इक्वल होगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं इक्वल रेशियोज की, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। सो इस तरह से हम इक्वल रेशियोज निकाल सकते हैं कि वो है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इसमें एक वैल्यू देती हूँ आपको, सो देखो अब मैं कैसी वैल्यू दे रही हूँ इसमें, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने ए बी सी डी जो भी हमारे रेशियोज़ की जो भी वैल्यूज़ उन्होंने दी है, सो उसमें मैंने कुछ नंबर्स पुट किए हैं, उन वेरिएबल्स को एक कांस्टेंट बनाया। जैसे ए को दिया है 4, ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 9, सी इक्वल्स टू 2 और डी इक्वल्स टू 3। सो हमारे उस थ्योरम के हिसाब से ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इस तरह की वो थ्योरम है। सो मैंने क्या किया, 4 अपॉन 9 किया, मतलब ए अपॉन बी किया, इक्वल्स टू 4 प्लस 2 यानी ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी विच इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 मतलब सी अपॉन डी। सो ये मैंने थ्योरम के हिसाब से उसे कर लिया है। सो देखो 4 प्लस 2 क्या होता है, 6 होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर 9 प्लस 3 क्या होता है, 12 होता है। सो देखो 2 अपॉन 3 आता है कि नहीं, आता है, बिल्कुल आता है। 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, आ गया ना आपका आंसर। सो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी वे से, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। मतलब जो थ्योरम है, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि 4 अपॉन 9 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये दोनों जो है वो इक्वल रेशियोज है। सो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन। सो कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन होता क्या है? सो कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन कुछ ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो इस चैप्टर में ये जो कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। सो देखो एक चीज़ यहीं पे आप देख लो, यहीं पे समझ लो कि जो b है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर है, मतलब b जो है उनकी वैल्यू यहाँ पे सेम है। देन a b c, मतलब तीन ही चीज़ें हैं ना यहाँ पे, क्योंकि b तो दोनों इसमें सेम है, b क्या है, दोनों इसमें सेम है। सो तीन ही वैल्यूज़ यहाँ पे हमें पुट करनी है, a b c आर इन कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन। सो मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया है कि एग्जाम्पल है कि 4:12 एंड 12:36, ठीक है। सो यहाँ पे 12 जो है वो सेम है, 12 क्या है, सेम है आपका। सो मतलब b है, सपोज हियर b और 12 आर नोन एज ज्योमेट्रिक मीन, तो वो जो 12 है या फिर b है उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, और a और c जो है, a और c उसे हमें, मतलब 4 और 36 जो है उसे हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। और 4 12 36 जो तीन वैल्यू हमें दी हैं, या फिर a b c, ये जो है ये कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन होता क्या है, बस इतना ही है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन यानी जो नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इसमें सेम है, और बाकी के बचे मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ है उसमें, बाकी कुछ भी नहीं है।
अभी एक लास्ट हमारे जो टॉपिक बाकी हैं वो मैं कर लेती हूँ, बाद में ये जो वीडियो है हमारा एंड हो जाएगा. सो लास्ट टॉपिक है के मेथड. सो द के मेथड इज यूज टू सॉल्व एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इक्वल रेशियोज, दैट इज इक्वल proportions. In this simple method, every equal ratio is assumed to be equal to k. मतलब जब भी हम कोई इक्वल रेशियोज लिखते हैं, सो के मेथड एक ऐसी चीज़ है कि जब भी हम कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं इक्वल रेशियोज की इस पे, तो इन दिस सिंपल मेथड एवरी इक्वल रेशियो, जो भी रेशियो इक्वल है ना, तो उस रेशियो को हम के से डिनोट करते हैं. सो आपने काफ़ी बार देखा होगा, इसी चैप्टर में इसके कई एग्जांपल्स भी हैं कि आप वहाँ पे देखते हो कि इक्वल रेशियो वहाँ पे के यूज़ हुआ है. सो इसे कहते हैं के मेथड कि अगर वो इक्वल रेशियो एज्यूम करता है, सो उसे हम इक्वल टू के, इट्स इक्वल टू के. मतलब अब अगर के लिखोगे तो भी आपको आपके मार्क्स कटेंगे नहीं. आप के, बिकॉज के इज डिनोटेड फॉर इक्वल रेशो. ठीक है, सिर्फ इतनी बात समझ लेना है. सो के मेथड जो है वो आपकी यूज़ हो जाती है. सो यहाँ पे आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है. और आज हमने बेसिकली सीखा क्या है, सो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा ही सीखा है, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ें हमने सीखी हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन मैंने बताया, उसके ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल भी लिया मैंने रवा लड्डू का. फिर प्रोपोर्शन के जो दो मेथड्स थे या फिर दो टाइप्स थे, जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, वो भी मैंने लिया. फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो भी देखा, कंपेरिजन ऑफ रेशियोज भी देखा, उसके भी 3-4 एग्जाम्पल मैंने लिए. फिर ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज, वो भी शॉर्ट पार्ट में मैंने आपको दिया, स्क्रीनशॉट भी निकालने को कहा, मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की आपको और वो पूरा एक्सप्लेन भी किया आपको. उसके साथ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज वो भी बताया, उसका भी एग्जाम्पल बताया. फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो भी बताया, उसका भी एग्जाम्पल बताया. और अभी के मेथड. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने आज के टॉपिक में कवर कर लिया है. सो होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है या फिर ये जो लेसन है, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. Please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.